हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मैथ्स के कौन से चैप्टर्स सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं और कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी है। तो उनका रैंकिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, देन उससे कम डिफिकल्ट, देन उससे कम डिफिकल्ट, और ऐसे ही कुछ लीस्ट डिफिकल्ट टॉपिक यानी कि ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो जो डिफ़िकल्ट है, ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है और उन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तो फटाफट से बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो यार, सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपके पास एक लिंक होगा, इस तरीके से एक लिंक होगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, जैसे उसका नाम होगा डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9th एंड सीबीएसई क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, उसके बाद आपके पास एक पेज खुलेगा। आप कंटिन्यू विद गूगल करना। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपके सामने एक शीट खुल जाएगी। उस शीट में क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने उस शीट में डाल दिया। तो मेक श्योर कि आप लोग उस शीट को एक्सेस ज़रूर कर लेना। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते आगे और देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं। हमारे पास ये 12 चैप्टर्स है क्लास 9th में मैथ्स में। तो सबसे मुश्किल जो चैप्टर जो बच्चों को लगता है, दैट इज, हो सकता है किसी बच्चे को कोई और चैप्टर मुश्किल लगता है, दैट डिपेंड्स अपॉन लाइक हर इंडिविजुअल बच्चे का अलग अलग सेंस होता है ना। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मुश्किल लगता है। ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब फॉर्मूलोज को समझना, मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इनको याद करना होता है ना। तो उनको याद करना और किस तरीके से वो फॉर्मूलों में ही उलझ के रह जाता है कि कब टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना है। उनको उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, कहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ करना है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो रहती है खासकर, जिनमें मेंशन नहीं होता है कि इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना है या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है। फॉर्मूले पे फोकस करने के बाद आपको शेप को समझना पड़ेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। और जब आप एक बारी शेप्स को समझने लग जाओगे तो आपके पास ये सारा का सारा चैप्टर आसानी से आप इसको मतलब इस चैप्टर में ब्रो बन सकते हो। तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है क्लास 9th का। उसके बाद माना जाता है बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों मुश्किल माना जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल नया चैप्टर है। मतलब आपने बस क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास प्रूफ्स आते हैं क्वाड्रिलेटरल के कि इसको रोम्बस को रेक्टेंगल प्रूव करो या रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करो, इस तरीके के जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, तो वहाँ पे बच्चे को डिफिकल्टी फेस करने को होती है ना। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस आपको प्रूविंग वाले पार्ट में करना होता है कि जब मुझे, और देखो प्रूविंग प्रूविंग आप कैसे करते हो। प्रूविंग वाले पार्ट में जो जितने भी चैप्टर आपके ज्योमेट्री के हो गए, जैसे अभी ट्राइंगल्स भी आएगा, है ना, और सर्कल्स भी आएगा, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बोला जाता है इनको क्लास 9th की। तो इन चैप्टर्स में अगर आप प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले डायग्राम की समझ होनी चाहिए कि जो फिगर बना हुआ है वो कौन से ट्राइंगल्स में देखना है, कौन से क्वाड्रिलेटरल में देखना है, कौन से पार्ट की वो बात कर रहा है, उस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितने भी थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए कि मतलब मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है, कहीं पे भी कोई भी थ्योरम लग सकती है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्राइंगल्स, तो सेम चीज़ है। ट्राइंगल्स में भी इनकी थ्योरम्स, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए और फिगर्स के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। फिर बात करते हैं पूरे के पूरे क्लास 9th में जो चैप्टर जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ पॉलिनॉमियल्स। अब पॉलिनॉमियल्स लेंदी चैप्टर है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बस आइडेंटिटीज़ बच्चों को परेशान करती हैं, है ना। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हो गई एक बार, तो आइडेंटिटीज़ आपको ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगी।
दूसरी चीज़ जो इसमें बच्चों को परेशान करती है दैट इज़ फैक्टराइजेशन। अभी जब हम अपना अकेडमिक ईयर स्टार्ट करेंगे तो मैं तो खैर डिटेल में समझाऊंगा ही, लेकिन आप लोग भी इसमें डेप्थ नॉलेज ज़रूर लेना। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे फैक्टराइज करते हो सकता है कुछ बच्चों ने 8th ग्रेड में सीखा भी हो, है ना। तो आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ है, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। बट आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो अगर सही डायरेक्शन में चलोगे तो, ठीक है ना। बाकी उसके लिए यार मैं हूँ अकेडमिक, जब हम चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को करना है चीज़ों को। देन वी हैव नंबर सिस्टम। अगेन नंबर सिस्टम लेंदी चैप्टर है और इस चैप्टर की वेटेज, अकेले चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स की है। पॉलिनोमियल कम से कम 15 से 16 मार्क्स का चैप्टर है, इस चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स की है। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं पूरे के पूरे 9th ग्रेड में, अगर आपने ये दो चैप्टर अच्छे से कर लिए, एक एक क्वेश्चन कर लिया, तो बच्चा 80 में से 27-28 नंबर तो उसके ऐसे ही आ जाते है ना, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के दो चैप्टर से। अब इस चैप्टर में जो मुश्किल पार्ट है, जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं वो रेशनलाइजेशन से बनते हैं और लॉज ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से बनते हैं। तो ये दो टॉपिक इसमें इजी भी कह सकते हो, मुश्किल भी कह सकते हो, मॉडरेट भी कह सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन है तो बच्चे कर भी लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है कैलकुलेशन तो नए टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनमें फंस जाते हैं। तो नए टाइप के क्वेश्चंस तो खैर मैं करवाऊंगा ही आपको, बट अगर मेरे से पूछोगे तो आसानी से आप लोग इसमें कर सकते हो। लाइन्स एंड एंगल्स, इसका डिफिकल्टी रैंकिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 6ठे नंबर पे है, और क्योंकि ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर होगा ये आप लोगों के पास, और इस चैप्टर में आप लोगों के पास अगर आपको एंगल्स की समझ अच्छे से है, अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इन एंगल्स की अगर आपको समझ है तो आप लोग इस चैप्टर को आसानी से कर लोगे। इसमें प्रूविंग उतना नहीं है जितना बाकी के चैप्टर्स में, जैसे ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया। अगेन सर्कल्स भी वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर होता है। इवन मैं तो इसको क्या नाम है, इसको तीसरे चौथे नंबर पे रखता हूँ डिफिकल्टी लेवल पे, बट बहुत सारे बच्चों को सर्कल्स थोड़ा सा इजी लगता है एज कम्पेयर्ड विद द अदर चैप्टर्स। बट मेरे को सर्कल्स टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स के हिसाब से मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है और ये जो चैप्टर है थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। हालांकि इसका डिफिकल्टी लेवल नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है, लास्ट वाला जो पोर्शन है, मेजॉरिटी लगभग 90% पेपर आपका वहां से आता है और वो वाला पार्ट थोड़ा आसान है, तो इसलिए इसका डिफिकल्टी लेवल नीचे रखा गया है। बट ओवरऑल क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी गई हैं, तो इसलिए मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ऑल्सो कई बार मतलब ऐसा होता है कि इसको एक्सप्लेन करना मतलब कंफ्यूजिंग चैप्टर है थोड़ा सा, है ना। बट जैसे कि मैंने बोला लास्ट की दो एक्सरसाइज जो है, लास्ट के दो टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उठ के आते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आप लोगों के पास रैंकिंग डिफिकल्टी लेवल में। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ईजीएस्ट चैप्टर। तो ईजीएस्ट चैप्टर में आप लोगों के पास यूक्लिड ज्योमेट्री बहुत इजी है, स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, हीरोन्स फार्मूला बहुत इजी है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इन चैप्टर्स की वेटेज अगर मैं बात करूं तो 2-3 नंबर का यूक्लिड होगा, 6 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स हो गया, 3 मार्क्स का आपके पास हीरोन्स फार्मूला होता है, ऐसी 2 से 3 से 4 मार्क्स का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 4 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कम से कम 17-18 नंबर का पेपर आपके पास इन लीस्ट डिफिकल्ट चैप्टर से बन जाता है। और ये सारे के सारे चैप्टर ना टू बी ऑनेस्ट जब एग्जाम टाइम होता है तो 1 से 2 घंटे में आप लोग ये सारे के सारे चैप्टर्स कर सकते हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है ये। तो यूक्लिड ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ इसमें पॉस्टुलेट्स और क्या नाम है उसका, एग्जाम्स आप लोगों को याद रख लेने हैं। स्टैटिस्टिक्स में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, बस ये टॉपिक समझ लिया आपने, हर एक ग्राफ का एक एक टाइप का क्वेश्चन समझ लिया, चैप्टर खत्म। हीरोन्स फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है। पहले एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला पे क्वेश्चंस आते थे आपके पास, बट अभी वो भी नहीं आते हैं, वो भी एनसीईआरटी से डिलीट हो गया पार्ट। तो बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ से बन के आते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये जो चैप्टर है
क्लास 9th में बहुत इजी है, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट क्लास 9th में बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है, आप आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हो, है ना। अच्छा, एट दी एंड वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है बहुत आसान है। तो ये जितने भी चैप्टर है एक एक घंटे के, मतलब जब आप पढ़ोगे अभी, तो एक घंटे में आप हर एक टाइप का क्वेश्चन इन चैप्टर से कर सकते हो आसानी से, ठीक है जी। So yes guys, this is all about for this session. Baki make sure to like, share and subscribe this channel for these type of amazing videos. Bye bye.